चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो है बात करना है, तो ध्यान से सारी बातों को सुनते रहिएगा। और ये सारी जो है बातें, सारे प्रश्न आपके पेपर में आने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया भाई? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो याद रखना राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं क्या? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर, फिर सुनिएगा, हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं, तो 11 नवंबर की बात कर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, हाँ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। नहीं समझ पाए भाई? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अगर पूछा जाए तो क्या बताना है? 11 नवंबर बताना। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहे हैं। समझ में आया भाई? तो हम विश्व शिक्षा दिवस की बात नहीं कर रहे थे, हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात कर रहे थे। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और अगले प्रश्न पर बात करें तो हाल ही में कॉप 30, हाँ कॉप 30 का आयोजन ये कहां पर किया जाएगा? हाँ कॉप 30 का आयोजन कहां किया जाएगा? ब्राजील में। हाँ तो याद रखना है, पूछा जाए कॉप 30 का आयोजन, हाँ तो ये ब्राजील में होगा भाई। इसका जो आयोजन होना है कहां होना है? ब्राजील में होना है भाई। तो याद रखना है, सवाल पूछा जाए कि कॉप 30 का आयोजन कहां होगा तो बताइएगा ब्राजील के अंदर होगा। बात समझ में आ गया? तो अभी अगर बात करें तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने 8,140 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन ये किस राज्य में किया है? 8,140 करोड़ हाँ की परियोजना का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ भाई। तो याद रखना है 8,140 करोड़, तो याद रखना 8,140 करोड़ हाँ की परियोजना का उद्घाटन की विकास परियोजना, कौन सी परियोजना है? विकास परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो परियोजना का उद्घाटन जो है इसको अभी हाँ भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो याद रखना है, तो 8,140 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन जो है अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा किया है? तो हाँ मोदी जी ने किया है। कहां? उत्तराखंड। तो याद रखना ये उत्तराखंड के अंदर ऐसा विकास परियोजना, अर्थात अब उत्तराखंड में विकास की लहर बहने वाली है। बात समझ में आया? तो अब विकास जो कहा उत्तराखंड की बात कर रहे हैं भाई। तो अभी हाँ मोदी जी ने विकास परियोजना उत्तराखंड में शुरू किया है और टारगेट यह है कि अब उत्तराखंड का समुचित विकास किया जाएगा। अगले सवाल पर अगर बात करें तो हाल ही में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखना है एशिया पैसिफिक, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा एशिया पैसिफिक सिटीज समिट। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन अभी दुबई में हुआ। एशिया पैसिफिक पैसिफिक सिटीज समिट पूछा जाएगा। सिटीज समिट 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो 2025 का जो आयोजन है ये हुआ है कहां पर? दुबई के अंदर। हाँ इसका आयोजन हुआ है कहां? तो दुबई के अंदर हुआ है। और आपको दुबई का जो है राजधानी बता के चलना है। क्या हो जाएगा भाई? हाँ तो इसकी राजधानी क्या है? और पैसा क्या चलता है पता है भाई? दिरहम चलता। क्या दिरहम चलता? क्या दिरहम चलता भाई? बात समझ में आया? दिरहम चलता है। तो और भी बात करें, नेक्स्ट कार 19 अभी लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट कार 19 इसको अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नेक्स्ट कार 19 पूछा जाए तो नेक्स्ट कार जिसका नाम है 19, इसका जो है हाँ पूछा जाएगा इसको लॉन्च किसने किया है? तो मोदी जी ने। तो नेक्स्ट कार 19 को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया पूछा जाएगा तो बताना है हाँ नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। हाँ किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी जी का नाम बताना है। हाँ ये जो है इनका नाम बताना, नरेंद्र मोदी जी का नाम बताना। बात समझ में आया? अभी बीएसएफ में आप सुने होंगे, बीएसएफ में एक ट्रेकर डॉग जैसे डॉग को भी प्रशिक्षित किया जाता है और उसके जो है निधन होने पर उसको सम्मान भी मिलता है। तो अभी हाल ही में बीएसएफ के ट्रेकर डॉग का क्या नाम था जिसको वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में बीएसएफ की ट्रेकर डॉग डॉग को
क्या किया गया भाई? वीरता पुरस्कार 2025 दिया गया है। हाँ, वीरता पुरस्कार 2025 दिया गया। तो याद रखना है, नाम है उस डॉग का नाम है बबीता। नाम क्या भाई? बबीता नाम है। और बीएसएफ में जो है इसने अपनी सेवा दिया और इसी को जो है, हाँ, इसी को वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो नाम याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बबीता नाम, क्या नाम है? बबीता नाम है। बात क्लियर हो गया? अभी राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो पूछा जाएगा राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन का आयोजन 2025 में कहां आयोजित किया गया? राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 कहां हुआ है? तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन अगर पूछा जाए ये कहां हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन कहां हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। बात समझ में आया? और अभी हम अगर बात करें तो ये चल रहा है कि जो पेंशन भोगी हैं उनको घर घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, मतलब वो जिंदा हैं तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जब उनके पास रहेगा तभी उनको पेंशन मिलेगा। तो घर घर जाकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, इंडिया पोस्ट बैंक। हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो सवाल कैसे पूछा जाएगा? याद रखना, ऐसे पूछा जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा अभी क्या हुआ है? हाँ, डिजिटल जो है, डिजिटल तौर पर मतलब जीने वाला, तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने की शुरुआत किया गया। हाँ, के द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, हाँ, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, हाँ, सर्टिफिकेट देने की शुरुआत हुई। हाँ, सर्टिफिकेट देने की शुरुआत हुआ। बात समझ में आया? तो इससे यह हो जाएगा कि जो लोग पेंशन ले रहे हैं, पेंशन पाने वाले लोग, चूंकि पेंशन उनके अकाउंट में जाता है तो उन्हें हर साल क्या देना पड़ेगा? उनको देना पड़ेगा कि प्रमाण पत्र कि वो जीवित हैं। ऐसा ना हो कि व्यक्ति जो है और निधन उसका हो जाए और उसके निधन होने के बाद उसके अकाउंट में पैसा जाता रहे और उसके परिजन एटीएम के द्वारा उसके पेंशन को निकालकर खाते रहें। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार ने कहा हर साल क्या देना पड़ेगा भाई? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप जीवित हैं। तो ये जो है सर्टिफिकेट देने की शुरुआत किसके द्वारा किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हाँ, आपको हर साल ये बताना पड़ेगा कि आप क्या हैं? आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं। समझ में आ गया भाई? तो जीवित हैं तभी आपको क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। तो इसके लिए ये जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है? इसका दुरुपयोग किया है। बहुत सारे लोग जिनकी दादी हैं, दादा हैं या और भी बहुत सारे लोग हैं, परिजन हैं, और उनका निधन हो गया और वो कई सालों से बैठकर क्या ले रहे थे भाई? पेंशन ले रहे थे, उसका पेंशन ले रहे थे। कई लोगों को ऐसा केस आया है कि कुछ लोगों ने अपने परिजन के अंगूठे को काट कर रख दिया और उसका वो बना लिया भाई फिंगरप्रिंट, और उससे जो है बार बार हाँ डिजिटल सर्टिफिकेट भी देते रहे कि हम जीवित हैं, और इसका दुरुपयोग हुआ है। हाँ बिल्कुल। अब ये अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई व्यक्ति अपने परिजन का मतलब उनके निधन के बाद अगर उसके द्वारा पेंशन लिया जाता है तो पेंशन उस पैसे की तो रिकवरी होना ही है, और साथ ही साथ उसके ऊपर क्या एफआईआर भी दर्ज किया जाना है। तो ऐसा व्यवस्था सरकार ने शुरू किया है। बात समझ में आया? चलिए, तो अभी अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर, हाँ अंतरराष्ट्रीय संबंध को लेकर चौथा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है? तो कोलंबिया में। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर चौथा सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर चौथा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर हाँ चौथा जो है अगर पूछा जाए मीटिंग, जिसका नाम था यू सेलेक, हाँ लेकर यू शेलेक सम्मेलन या शिखर सम्मेलन, यू शेलेक शिखर सम्मेलन कहां हुआ? ऐसा पूछा जाएगा कि ये वाला मीटिंग अभी कहां पर किया गया है अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर यू शेलेक शिखर सम्मेलन। ये यू शेलेक शिखर सम्मेलन जो है अभी हुआ है कोलंबिया में। हाँ, ये इसका आयोजन किया गया कोलंबिया में। तो जो भी हाँ याद रखना है कि भारत के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत के साथ अच्छा संबंध रखने के लिए ये मीटिंग होता है, और इसमें हर देश चाहता है कि दूसरा देश क्या करे, उसके साथ मिलके रहे। ठीक है, चलिए
और भी प्रश्न की बात करेंगे तो विश्व निमोनिया दिवस, हाँ विश्व निमोनिया दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, तो याद रखना विश्व निमोनिया दिवस जो है ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, हाँ विश्व निमोनिया दिवस अगर पूछा जाए तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। हाँ 11 नवंबर को क्या था भाई, विश्व शिक्षक दिवस, तो विश्व निमोनिया दिवस जो है ये 12 नवंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए और भी बात करें तो पता ये चला कि अभी जो है भारत में शहरों पर सर्वे हुआ और सर्वे का रिपोर्ट चौंकाने वाला था। मुंबई भारत का एक ऐसा शहर जो सबसे खुशहाल शहरों की श्रेणी में आ गया, तो पूछा जाएगा एशिया के सबसे खुशहाल शहर में पहला स्थान किसका भाई, मुंबई का है। तो याद रखना है हाँ एशिया में सबसे खुशहाल शहर, एशिया में सबसे खुशहाल शहर अगर पूछा जाए तो ये जो है हो जाएगा क्या आपका मुंबई हो जाएगा भाई, मुंबई। तो मुंबई जो है ये माया नगरी है मुंबई, और यही जो है सबसे खुशहाल शहर की श्रेणी में इसको पहला स्थान दिया गया है। बात क्लियर हुआ भाई, पहला स्थान किसे दिया गया, तो मुंबई को पहला स्थान मिल गया, किसमें, खुशहाली में पहला स्थान मिला है। और भी अगर बात करें तो अभी याद रखिएगा कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहु विवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हाँ बहु विवाह प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया है, तो याद रखिएगा असम। क्या असम ने जो है अभी हाल ही में बहु विवाह पर जो है क्या लगा दिया, प्रतिबंध। तो सवाल पूछा जाएगा किस राज्य ने बहु विवाह पर क्या लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, बहु विवाह पर प्रतिबंध। तो अगर आपकी जो है हाँ बहु विवाह पर प्रतिबंध, अगर कोई आपकी जीवित पत्नी है तो आप जो है क्या नहीं कर सकते भाई, दूसरा विवाह नहीं कर सकते। यदि वह आपसे क्या विवाह विच्छेद हो गया है, तलाक का कंडीशन हो गया है, तो विवाह कर लीजिए, लेकिन जीवित पत्नी रहते समय और आप जो है दूसरा विवाह नहीं कर सकते। ये किसने किया है, तो असम ने किया भाई। बात समझ में आया। और भी प्रश्नों पर बात करें तो भारत के 91 भारत का 91वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया, तो भारत का अभी जो है 91वां शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल वी यस। नाम क्या है भाई, राहुल वी यस। तो याद रखना 91वां, हाँ पूछा जाएगा कि 91 का शतरंज ग्रैंड मास्टर, हाँ 91 का शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया, तो बताना है राहुल वी यस। नाम है राहुल वी यस। यह सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि पेपर में बिल्कुल आ जाएगा। तो 91 का शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब राहुल वी यस को मिला है। क्या नाम है, राहुल वी यस। बात समझ में आ गया। चलिए WHO की बात करें, हमेशा स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंतित रहता है और यह समय समय पर एक सम्मेलन का आयोजन भी करता है। अभी हाल ही में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है, तो अपने जो है हाँ राजधानी हमारे देश की जो नई दिल्ली है वहीं पर WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन हुआ। WHO का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन हाँ हुआ। हाँ तो दूसरा जो है पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया भाई, तो ये बात अभी हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहां हुआ भाई, नई दिल्ली में ऐसा हुआ है। WHO का दूसरा जो है पारंपरिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, कहां, नई दिल्ली के अंदर हुआ। बात समझ में आया। चलिए अभी भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक सहयोग, हाँ सांस्कृतिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय समझौता किया गया है। भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय समझौता किया गया है, तो याद रखना है अपना प्यारा देश भारत और सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ है सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। तो याद रखना है सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए, हाँ सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए अभी भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत के साथ सऊदी अरब का समझौता हुआ है। किस मामले में हुआ भाई, तो सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, तो सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच में क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। इसको कहा जाता है द्विपक्षीय समझौता। क्या कहा जाएगा,
द्विपक्षीय समझौता भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। समझ में आ गया भाई इतनी बातें। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच में ऐसा समझौता अभी हाल ही में हुआ है। बात क्लियर हो गया। चलिए और भी प्रश्नों पर बात करें तो आप बताइएगा सूरज कुंड मेला कहां लगता है भाई? सूरज कुंड मेला कहां लगता है? तो हरियाणा में लगता है। सूरज कुंड मेला कहां पर? हरियाणा में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे भाई? हाँ, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है ये भारत का सबसे क्या भाई? भारत का सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में आता है। सबसे गंदा शहर जो है मदुरै क्या हो जाएगा? मदुरै जो है सबसे गंदा शहर। हम मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर भी है तो वो भी याद रखना है। और मदुरै ही अभी जो है क्या हो गया भाई? भारत में सबसे गंदे शहर की श्रेणी में आता है। और सबसे खुशहाल शहर क्या हो जाएगा? मुंबई। भारत का सबसे खुशहाल शहर की श्रेणी में मुंबई का नाम आता है। बात क्लियर हुआ। चलिए तो पुष्कर मेला कहां लगता है? पुष्कर मेला कहां लगता है? राजस्थान में लगता है। राजस्थान में कहां? अजमेर में लगता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रहे ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां है? तो राजस्थान के पुष्कर में है। हाँ, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां है? तो राजस्थान के पुष्कर में। कहां भाई? पुष्कर के अंदर है। समझ में आ गया भाई? कहां है? राजस्थान के पुष्कर में। हाँ, क्या है? तो याद रखना ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां है? तो आपका पुष्कर में है। और याद रखिएगा पुष्कर जो है मेला किसके लिए? पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। खासकर किसके लिए? ऊंट के लिए। हाँ, किसके लिए? ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट। क्या है भाई? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। समझ में आ गया भाई? तो रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। चलिए और भी प्रश्नों पर बात करें। अभी आपने देखा महिलाओं ने क्रिकेट में क्या किया? धमाल मचाने का काम किया भारतीय महिलाओं ने। हाँ, विश्व जो है विश्व क्रिकेट जो अभी हुआ है 2025 में विश्व महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसका खिताब जो है महिलाओं ने जीत कर जो है और पूरे दुनिया में डंका बजाने का काम किया है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर की बात करने वाले हैं जिनका नाम है ऋचा घोष। नाम क्या भाई? ऋचा घोष नाम है। तो ऋचा घोष का नाम बताने वाले हैं। ये ऋचा घोष क्या है भाई? तो ऋचा घोष का संबंध है पश्चिम बंगाल से। अभी उनको डीएसपी का पद दिया गया है। तो सवाल पूछा जाएगा, सवाल कैसे पूछा जाएगा कि हाल ही में क्रिकेटर ऋचा घोष किस राज्य की पुलिस में डीएसपी बनी है? तो ऋचा घोष किस राज्य में डीएसपी बनी है? तो ऋचा घोष क्रिकेटर हैं। बात समझ पा रहे भाई? तो ऋचा घोष क्या हैं? क्रिकेटर हैं भाई। तो ऋचा घोष जो है ये क्रिकेटर हैं और इनको पश्चिम बंगाल में क्या दिया गया भाई? हाँ, इनको जो है पश्चिम बंगाल के अंदर डीएसपी का पद मिला है भाई। तो पश्चिम बंगाल में क्या मिल गया इनको? डीएसपी का पद मिला है। तो याद रखना है, हाँ, डीएसपी का पद मिला है। ऋचा घोष को डीएसपी के रूप में चयनित किया गया है। हम अगर ये कहें तो वो कहावत बदल गई कि खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब और पढ़ेंगे लिखेंगे हो जाएंगे नवाब। वो कहावत क्या हो गया भाई? बदल गया। अब जो है हाँ, तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो हो जाएंगे खराब और खेलेंगे कूदेंगे तो बन जाएंगे नवाब। ये डीएसपी बनकर इन्होंने क्या किया भाई? हाँ, इतिहास रचने का काम किया है। तो ये वाला बात भी याद रखना है। समझ में आ गया भाई? तो ऋचा घोष जो है जिनको हाँ पश्चिम बंगाल में क्या डीएसपी का पद दिया गया। क्या इसके पहले आपने हिमा दास का नाम सुना? हिमा दास जिनको डीइंग एक्सप्रेस कहा जाता है। हिमा दास को डीइंग एक्सप्रेस कहा जाता है। और हिमा दास जो असम में हाँ असम के अंदर उनको डीएसपी का पद दिया गया था। हिमा दास जो हाँ डीइंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, उनको इसके पहले असम में डीएसपी का पद दिया जा चुका है। तो ये वाला बात याद रखिएगा। और यहां पर ऋचा घोष जो क्रिकेटर हैं इनको पश्चिम बंगाल के अंदर डीएसपी का पद दिया गया है। बात समझ में आया? पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे है। कहां है भाई? हुगली नदी के किनारे है। बात समझ में आया? ममता बनर्जी यहां की चीफ मिनिस्टर हैं। और जंगल महल कहां स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही जंगल महल है। समझ में आया? पश्चिम बंगाल में क्या है? जंगल महल स्थित है। हम एक पुरस्कार की बात करें, नाम है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार 2025 अभी जो है किसे दिया गया? यह सवाल आपके पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है।
मैन बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो नाम है डेविड, क्या नाम है भाई? डेविड नाम है, हाँ डेविड नाम है, और उनको कहा जाएगा पूरा नाम डेविड सोजोले, क्या? डेविड सोजोले, ऐसा नाम है भाई, डेविड सोजोले। तो याद रखना है, हाँ डेविड सोजोले, हाँ इनको जो है अभी मिला है क्या? डेविड सोजोले, नाम थोड़ा सा कठिन है। इनको मैन बुकर प्राइज 2025 दिया गया, मैन बुकर पुरस्कार, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, मैन बुकर पुरस्कार मिला है। हाँ तो आप डेविड से याद रखिएगा, हाँ मैन बुकर पुरस्कार 2025 इनको मिला है, डेविड सोजोले। थोड़ा सा नाम इनका कठिन है, तो इन्होंने क्या लिखा? इनके उपन्यास का नाम क्या भाई? इनके उपन्यास का नाम है फ्लेक्स। हाँ उपन्यास तो बहुत अच्छा है, लिखा फ्लेक्स, उपन्यास का नाम इनका याद रखिएगा। इनका जो उपन्यास है वो है फ्लेक्स, क्या नाम है भाई? फ्लेक्स नाम है। तो फ्लेक्स उपन्यास के ऊपर ही इनको मैन बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये 2025 में प्रकाशित अंग्रेजी की उपन्यास है। किसमें भाई? ये अंग्रेजी में, हाँ ये अंग्रेजी के अंदर, मतलब अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो अंग्रेजी में लिखा जो है ये उपन्यास 2024 में आया। याद रखना, ये हंगरी की आवासीय परिसर में, हंगरी की आवासीय परिसर से लंदन तक की यात्रा को इसमें दिखाया गया है। और ये फ्लेक्स जो है अंग्रेजी में लिखा गया एक बेहतर उपन्यास माना जाता है, और जो सबसे प्रतिष्ठित और बेहतर उपन्यास होता है उन्हीं को ऐसा ये पुरस्कार दिया जाता है। क्या ऐसे पुरस्कार भारतीयों को भी दिए गए हैं? हाँ बहुत सारे भारतीय भी इसके विजेता हुए हैं। और कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करें तो आपने सुना होगा क्या मिडनाइट चिल्ड्रन का नाम? मिडनाइट चिल्ड्रन का नाम सुना होगा। सलमान रुश्दी ने लिखा मिडनाइट चिल्ड्रन। किसने लिखा भाई? तो मिडनाइट चिल्ड्रन लिख दिया भाई। और इनको भी मिला था, हाँ मिडनाइट चिल्ड्रन ये लिखे सलमान रुश्दी। तो याद रखना है सलमान रुश्दी की इस पुस्तक को भी मैन बुकर प्राइज दिया गया था। बात समझ में आ गया? तो क्या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपने पढ़ा है? हाँ अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, हाँ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस पर भी मिला। याद रखना है इनको भी मिल चुका है भाई। नाम क्या है? तो अरुंधति राय, हाँ अरुंधति राय। तो आपने द व्हाइट टाइगर का नाम सुना क्या? द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, हाँ द व्हाइट टाइगर ये भी आपने सुना होगा। हाँ अरविंद, क्या अरविंद अडिगा का नाम आपने सुना होगा। इनको भी ये पुरस्कार का पहले मिल चुका है। बात समझ में आ गया भाई? ये पुरस्कार पहले भी इनको दिया गया है। तो ऐसे सवाल भी पेपर में आते रहते हैं। ठीक भाई, समझ में आ गया भाई? ये है मैन बुकर पुरस्कार। तो हम आपको बताते चलें कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में, मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? तो 1969 के अंदर, हाँ इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 के अंदर हुआ है। अंग्रेजी में लिखा गए जो अच्छे उपन्यास होते हैं उनको ये पुरस्कार मिलता है। पहले भारतीय का नाम है किरण देसाई। हाँ किरण देसाई ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको ये वाला पुरस्कार मिल चुका है। क्या नाम है भाई? किरण देसाई का नाम याद रखना है। बात समझ में आया? उनको ये पुरस्कार मिल चुका है। तो इस पुरस्कार में कितना पैसा मिलता है? 52.5 लाख रुपए। कितना? 52.5 लाख रुपए मिलता है। जो ये पुरस्कार जीतता है उसको कितना मिलता है? 52.5 लाख रुपए मिलता है। हाँ इसकी शुरुआत 1969 से, हाँ इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए तो 1969 से, और याद रखना है 52.5 लाख रुपए इसमें मिलता है। समझ गए भाई? तो इस पुरस्कार में 52.5 लाख रुपए मिलता है। शुरुआत 1969 में केवल अंग्रेजी में लिखे गए पुस्तकों को दिया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य भाषा में लिखे गए पुस्तकों को यह पुरस्कार नहीं मिलता। समझ में आ गई भी इतनी बातें? चलिए तो विश्व सुनामी दिवस की बात करें। हाँ विश्व सुनामी जागरूकता दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर, हाँ विश्व सुनामी जागरूकता दिवस अगर पूछा जाए तो क्या बताना है? 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5
जो है नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को आपने अभी बताया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपने बताया विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। सुनामी जो शब्द है याद रहे, सुनामी को जो है लिखा जाता टी से। किससे लिखा जाता भाई? हाँ, सुनामी को लिखा जाता है टी से। तो याद रखना है इसको लिखा जाता है किससे? हाँ, तो टी से लिखा जाता है। और याद रहे ये सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? याद रहे सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का भाई? ये जापानी भाषा का शब्द है। तो ये हाँ जापानी भाषा का शब्द है। और सुनामी जब आता है तो ध्यान रहे समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तभी सुनामी आता है। तो पूछा जाएगा कि सुनामी की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो समुद्र के अंदर भूकंप या हलचल ही मुख्य कारण है सुनामी आने का। बात क्लियर हो गया भाई? तो सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा समुद्र के अंदर हलचल होगा, भूकंप जैसी क्रियाएं होंगी तो जाकर जो है सुनामी की उत्पत्ति होगा। तो जापानी भाषा का क्या है? ये शब्द है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय खोला गया। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय फ्रांस में खोला गया। तो सवाल पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय फ्रांस में। दुनिया का सबसे बड़ा, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहां खोला गया? तो याद रखना है हाँ ये खोला गया भाई, ये तो फ्रांस के अंदर खोला गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय कहां खोला गया? तो क्या बताइएगा? फ्रांस बताइएगा। क्या बताना भाई? फ्रांस बता के चलना। दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय फ्रांस के अंदर खोला गया। समझ में आई इतनी बातें? चलिए और भी प्रश्नों पर बात करें तो आप हमें यह बता दीजिएगा कि अगर पुरातत्व की बात करें तो किसी भी जो है जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, हाँ तो याद रहे हाँ जीवाश्म किसी भी अगर जीवाश्म की आयु का पता लगाना है तो हमें C14 का प्रयोग किया जाता है। किसका? C14। इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग विधि। हाँ इसको कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। लेकिन याद रहे अगर पृथ्वी की आयु का पता लगाना है तो पृथ्वी की आयु का पता यूरेनियम लेड विधि से। हाँ तो याद रखना है पृथ्वी की आयु का पता तो यूरेनियम लेड विधि से पृथ्वी की आयु का पता आप लगा सकते हैं। और किसी भी जीवाश्म की आयु का पता कार्बन C14 से लगा सकते हैं। क्लियर हो पा रहा भाई? तो अभी सीबीएसई बोर्ड याद रखिएगा, अभी सीबीएसई बोर्ड का पहला अंतरराष्ट्रीय बैठक हुआ है। पहला शब्द जब आता है तो सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी सीबीएसई का जो है पहला अंतरराष्ट्रीय मीटिंग कहां हुआ है? अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां हुआ? तो दुबई के अंदर। तो सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय, बिल्कुल पहला अंतरराष्ट्रीय अगर पूछा जाए बैठक कहां हुआ तो सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां हुआ भाई? तो याद रखिएगा दुबई के अंदर। कहां हो जाएगा? दुबई के अंदर सीबीएसई का पहला जो है अगर पूछा जाए सीबीएसई का पहला अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां हुआ? तो क्या बताइएगा? ये तो हो गया भाई हाँ कहां हुआ है? तो दुबई के अंदर हुआ है। कहां पर? दुबई के अंदर जो है हाँ बुर्ज खलीफा। ये वाला बात भी आपको याद है। समझ में आ गया भाई इतनी बातें? चलिए तो और भी प्रश्नों पर बात करें। अभी वैश्विक हरित हाइड्रोजन, हाँ वैश्विक हरित हाइड्रोजन का जो है एक सम्मेलन हुआ है। तो वैश्विक हरित हाइड्रोजन ऐसा पूछा जाएगा कि वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी हाँ किस देश के द्वारा किया गया? तो वैश्विक हरित हाइड्रोजन की मेजबानी भारत। वैश्विक हरित हाइड्रोजन की मेजबानी, हाँ वैश्विक हरित हाइड्रोजन की मेजबानी जो है याद रखना है ये मेजबानी किस देश के द्वारा जो है किया गया? तो अपना प्यारा देश भारत के द्वारा
तो याद रखिएगा वैश्विक हरित हाइड्रोजन की मेजबानी भारत के द्वारा। और हमें यह भी पता है कि भारत के अंदर अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाले बस कहां शुरू किए गए, तो हाँ, लेह के अंदर अभी जो है हाइड्रोजन से चलने वाले बस को शुरू किया गया। तो ये भी बात याद रखें, हाइड्रोजन वाला बस शुरू किया गया। समझ में आया। और हाइड्रोजन की मीटिंग जो अभी हुई है, हरित हाइड्रोजन की मीटिंग का आयोजन ये जो है, हाँ, किसका मेजबानी कौन कर रहा था भाई? तो भारत कर रहा था। क्या आपने अभी हाल ही में गजाला हाशमी का नाम सुना? गजाला हाशमी, हाँ, तो याद रखिएगा गजाला हाशमी से संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारतीय मूल की पहला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय मूल की पहली, हाँ ऐसे लिख लीजिएगा, भारतीय मूल की पहली महिला वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर, वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ, वर्जीनिया देश है भाई, वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर, वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये जो है नाम है गजाला हाशमी। नाम क्या भाई? गजाला हाशमी। तो गजाला हाशमी जो है ये भारतीय मूल की हैं और पहली ऐसी महिला हैं जो वर्जीनिया, समझ में आया, वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुनी गई है। वर्जीनिया देश का नाम है भाई। तो वर्जीनिया की पहली महिला भारतीय मूल की जो है नाम है गजाला हाशमी। क्या नाम है? गजाला हाशमी नाम है। बात क्लियर हुआ? हाँ, तो ऐसा ना कहिएगा कि इनका संबंध जो है इमरान हाशमी से, नहीं भाई, ये गजाला हाशमी हैं और इमरान हाशमी दूसरे हैं। तो दोनों बातें क्या हैं? अलग अलग है। दोनों बातें अलग अलग हैं, उनको मिला नहीं सकते। समझ में आया? तो यहां वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है? तो गजाला हाशमी को चुना गया है। बात क्लियर हो गया भाई? इतनी बातें। चलिए और भी प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, तो और भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप हमें यह बताइएगा, एटीएम का पूरा नाम बताने का प्रयास करिए। हाँ, एटीएम का पूरा नाम क्या भाई? तो ऑटोमेटेड, क्या ऑटोमेटेड बताना है? हाँ, ऑटोमेटिक ना बताइएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बताइएगा भाई। हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन बताइएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ही बता के चलना है। समझ में आया भाई? ऑटो। चलिए और भी प्रश्नों पर बात करें, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया पर बात कर रहे हैं भाई, तो आप बताइएगा। हाँ, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, तो ये है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो है, हाँ, ये कहा जाता है आर श्रीधरन को। क्या नाम है भाई? आर श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता भाई? तो भारत का जल पुरुष ये कहा जाता भाई, तो राजेंद्र सिंह को जो है याद रखना, भारत का जल पुरुष कौन है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता भाई। राजेंद्र सिंह को ही भारत का जल पुरुष की संज्ञा दिया गया है। नाम है राजेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? इतनी बातें क्लियर हो गया। तो अभी न्यूयॉर्क में अब पहली भारतीय मूल की मेयर बनी है, तो क्या नाम है? पूछा जाएगा कि कौन हाल ही में भारतीय मूल के पहले मेयर न्यूयॉर्क में बने। नाम याद रखना है, तो नाम है जोहरान। क्या नाम है भाई? जोहरान ममदानी। हाँ, जोहरान ममदानी। तो थोड़ा सा ऐसे नाम आपको मिलेगा, जोहरान ममदानी नाम है, और इन्होंने क्या न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जीता है। ये भारतीय मूल के, किसके भाई? भारतीय मूल के, हाँ, भारतीय मूल के, और ये कहां के? अमेरिकी नागरिक। कहां के भाई? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, और जिन्होंने क्या किया भाई? न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जीत लिया। हाँ, न्यूयॉर्क में क्या किया भाई? तो इन्होंने मेयर का चुनाव जीता है, मेयर का चुनाव जीता है। तो याद रहे, जब भारतीय शब्द कहीं लगता है, चाहे वो भले ही क्या हो, मूल हो, हाँ, चाहे मूल ही शब्द आए, तो वो हमारे परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। परीक्षा के लिए क्या हो जाता भाई? महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ में आया? तो याद रखना है। तो हमने कहा जोहरान ममदानी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, हाँ, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, और इन्होंने न्यूयॉर्क में क्या मेयर का चुनाव जीत लिया है। तो जोहरान ममदानी का नाम याद रखना है, और एक तो आपने गजाला हाशमी का नाम याद रखा। हाँ, गजाला हाशमी वर्जीनिया लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो है
चुनाव जीत लिया। तो दोनों बातें क्या है भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सवाल पेपर में बिल्कुल आने की संभावना है। हम थोड़ा सा भविष्य में चल के बात करें तो हम बात करने वाले हैं ओलंपिक मिशन 2036 की बात करने वाले। अभी देखिए चल रहा है 2025, हम 36 की बात कर रहे हैं। हम रहें या ना रहें, हमारी पीढ़ियां रहेंगी। तो याद रखना है ओलंपिक मिशन 2036 खेल की मेजबानी किस देश ने जो है कहां होगी। तो ओलंपिक मिशन 2036 की मेजबानी हमारे प्यारे देश भारत के नई दिल्ली में होगा। तो ओलंपिक जो है याद रखना है, ओलंपिक जो है ये 2036 की बात कर रहे हैं। 2036 की बात कर रहे हैं। ये कहां होगा भाई, ओलंपिक 2036 का जो आयोजन होना है ये तो होना है भाई नई दिल्ली के अंदर। कहां होना है, तो नई दिल्ली के अंदर होना है। ओलंपिक 2036 जो है कहां होना है, नई दिल्ली में होना है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़कर बात कर रहे हैं। हम लोग 25, 26 और 28 की बात ना करके हम लोग 36 की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ओलंपिक 2036 का आयोजन कहां होने वाला है भाई, ये नई दिल्ली के अंदर होने वाला है। कहां पर, नई दिल्ली के अंदर होने वाला है। समझ में आ गया। चलिए, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में किसे जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। लियाकत अली तो वित्त मंत्री थे, वो अंतरिम सरकार में। हम बात करने वाले हैं किस पर, एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद। याद रखना भाई, अबुल कलाम आजाद की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर। तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यह भी याद रखना है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा किया, तो भूटान की यात्रा किया था। तो मोदी जी जो है अभी कहां गए थे भाई, भूटान की यात्रा पर गए हुए थे। बात क्लियर हुआ। तो भूटान की राजधानी थिम्पू, पैसा नगुल्ट्रम और कुत्ते की नसबंदी कराने वाला भूटान है। एक भी सिनेमा नहीं है, कहां, भूटान में एक भी सिनेमा नहीं है। और ये वाला बात भी याद रखना है, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी किसे कहा जाता है, तो भूटान को द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता। किसको, भूटान को जाना जाता है। समझ में आ गया भाई। तीरंदाजी में तो बड़ा मशहूर है भूटान। तो तीरंदाजी कहां का राष्ट्रीय खेल है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा भाई, तीरंदाजी। याद रखिएगा भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। समझ में आया, क्लियर हो गया भाई। चलिए, तो वैसे आप अमेरिका का बेसबॉल जानते हैं। अमेरिका का क्या है, बेसबॉल होता है। चलिए, पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं भाई। पोलो में 4 ही तो हैं, पोलो में ही 4 होते हैं। और पोलो को चौगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, पोलो को चौगान कहा जाता है। आपको पता होगा कि चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में होते हैं 5। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी होते हैं। याद रखना रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15। रग्बी फुटबॉल के अंदर होते हैं कितना, 15 होते हैं। याद रखिएगा कबड्डी के अंदर कितने होते हैं भाई, तो कबड्डी में होते हैं 7 प्लेयर होते हैं। वॉलीबॉल के अंदर कितने होते हैं, तो वॉलीबॉल के अंदर होते हैं 6। और खो खो के अंदर कितने होते हैं, तो खो खो के अंदर होते हैं भाई 9 होते हैं। तो आपको पता फुटबॉल में कितने होते हैं, तो फुटबॉल में होते हैं 11। और क्रिकेट में भी कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो क्या हॉकी भी पता है, 11। हॉकी में भी कितने होते हैं भाई, हॉकी में भी 11 होते हैं। तो यहां लिख देते हैं हॉकी में 11। तो चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। इसका वर्णन कहीं नहीं, इसका वर्णन हमारे किसी पुस्तक में नहीं है कि राष्ट्रीय खेल ये, बस पारंपरिक तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि क्या है भाई, ये हॉकी है। बात समझ में आ गया। चलिए, और भी प्रश्नों पर बात करें तो आप बताइएगा, अभी जो है एक कंपनी है गेल, क्या है, गेल एक कंपनी। तो गेल कंपनी जो है ये इंडिया लिमिटेड कंपनी है, गेल। समझ में आया। तो गेल का जो है सीएमडी के रूप में किसे चुना गया है, ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा दीपक गुप्ता जो है ये गेल कंपनी के क्या सीएमडी। तो याद रखना GAIL इस कंपनी की जो है ये लिमिटेड कंपनी है।
तो इस कंपनी के सीएमडी के रूप में, इस कंपनी के सीएमडी के रूप में, हाँ सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीएमडी के रूप में, हाँ किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखना है, हाँ किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक गुप्ता, हाँ दीपक गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, दीपक गुप्ता। तो ये वाला बात भी याद रखना है, दीपक गुप्ता की बात कर रहे हैं भाई, हाँ दीपक गुप्ता जी की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया भाई? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और भी प्रश्नों पर बात करें तो अभी भारतीय नौसेना, हाँ भारतीय नौसेना का INS सावित्री, भारतीय नौसेना का INS सावित्री, INS सावित्री जो किस देश की यात्रा पर है? तो INS सावित्री ये भारतीय नौसेना का पोत है भाई, भारतीय नौसेना का पोत INS सावित्री। भारतीय पूछा जाएगा, नौसेना का पोत, भारतीय नौसेना का पोत INS सावित्री, हाँ ये जो है किस देश की यात्रा पर है? ये सवाल भी आ सकता है भाई, सावित्री जो है यह किस देश की यात्रा पर है? तो किस देश की यात्रा पर है? यात्रा पर है तो देश का नाम याद रखिएगा, मोजाम्बिक। क्या नाम है? मोजाम्बिक देश है, याद रखिएगा। वैसे भारत में सबसे दलहन दाल पर अगर बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा दाल, हाँ भारत के अंदर होता है। दाल का उत्पादन भारत में होता है, सबसे ज्यादा खपत भी दाल का पूरे दुनिया में भारत के अंदर है। समझ में आ गया भाई? तो यहां आप देखेंगे हर शादी समारोह, हाँ पर डे घरों के अंदर दाल तो नॉर्मल चीजें, दाल तो बन ही जाता है। तो सबसे ज्यादा उत्पादक और उपभोक्ता दाल का कौन सा देश है? भारत है। तो भारत इतना दाल उगाता है पूरे दुनिया सबसे ज्यादा, और खरीदता भी है, खत्मो हो जाला आ खरीदहू पड़ला, बुझ गयो? ता यही देश से मोजाम्बिक, यहीं से तो दाल हम लोग खरीदते हैं। तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना का पोत INS सावित्री जो है ये गया हुआ मोजाम्बिक, हाँ तो वहीं से अब जो है दाल लाद के ले आया जाए तो और बढ़िया रहेगा भाई, दाल आ जाए तो दाल हो जाएगा भाई। हाँ तो याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। समझ में आया भाई इतनी बातें? चलिए, तो इतनी बातें अगर समझ में आ गया, हाँ सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि दाल का उत्पादक और उपभोक्ता देश, तो भारत बताइएगा, बात क्लियर हो गया भाई? हाँ तो शाकाहारियों के लिए तो भाई दाल ही रामबाण है। क्या भाई? दाल ही प्रोटीन के लिए रामबाण है। और ज्यादा क्या? सोयाबीन, हाँ सोयाबीन में क्या % प्रोटीन है? हाँ सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आ गया भाई? हाँ तो याद रखिएगा, तो दाल हो जाए, सोयाबीन हो जाए, यही क्या भाई शाकाहारियों के लिए तो यही है। हाँ ज्यादा से ज्यादा पनीर हो जाए भाई, तो पनीर भी क्या अमृत का काम कर रहा भाई, हम मिलावटी पनीर नहीं, हाँ तो पाउडर वाला नहीं भाई, पाउडर वाला नहीं। तो सवाल पूछेगा शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का एक स्रोत के रूप में, तो वहां पनीर भी उत्तर हो जाएगा सही। तो पाउडर वाला पनीर पर बात नहीं करने वाले। समझ में आ गया भाई? चलिए, और भी हाँ ओरिजिनल पनीर पर बात कर रहे हैं। तो और भी प्रश्नों पर बात करें। अभी यूनाइटेड नेशन में, हाँ संयुक्त राष्ट्र, याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यटन, याद रखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला का नाम है शेखा नासिर अल नोब्स। शेखर, हाँ याद रखिएगा शेखा नासिर अल नोब्स, शेखा नासिर अल नोब्स, अल नोब्स ये नाम है भाई, ये नाम है। और ये जो है यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। संयुक्त राष्ट्र में पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला, संयुक्त राष्ट्र में, हाँ संयुक्त राष्ट्र में पर्यटन का नेतृत्व करने वाली हाँ पहली महिला, हाँ क्या नाम है भाई? पहली महिला जो है, तो पहली महिला का नाम याद रखिएगा, नाम है भाई शेखा नासिर अल नोब्स नाम है। हाँ शेखा नासिर अल नोब्स, क्या? शेखा नासिर अल नोब्स। समझ में आ गया? चलिए, तो और भी प्रश्नों पर बात किया जाए
और भी प्रश्नों पर बात किया जाए तो आपने अशरानी का नाम सुना होगा। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, और मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर। तो हाँ, अशरानी जी का निधन हो गया। और वो कौन थे भाई? तो एक अभिनेता। क्या थे? अभिनेता पूछा जाए, और चाहे वो सतीश शाह हो, वो भी क्या अभिनेता। हाँ, सतीश शाह भी अभिनेता, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो अशरानी जी का भी निधन हो गया। और आपने देखा कि धर्मेंद्र जी को निधन से पहले ही और सूचना भी प्रसारित कर दिया। तो ये बड़ा दुख की बात है, और इसीलिए मीडिया का रैंक कितना है? 151 है। हाँ, दुनिया में 151 नंबर पे भारत की मीडिया कि जो व्यक्ति जो है अभी जीवित है उसको यहां पर क्या किया भाई? बार बार मरा घोषित कर दिया। सुबह से लेके और शाम तक घोषित किया कि हम उनके आत्मा को जो है शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और वहीं पर धर्मेंद्र जी ने कहा, अरे भाई, अरे मूर्खों, मैं तो जीवित हूं, मरने से पहले मुझे मार दिया। इसलिए भारत की मीडिया क्या भाई, आप जानते हैं 151 नंबर पे है। हाँ, तो याद रखिएगा, और ये बात याद भी रखा जाएगा कि धर्मेंद्र जी के मरने से पहले ही उनको जो है मीडिया के द्वारा क्या किया गया भाई? हाँ, श्रद्धांजलि दे दिया गया। तो अभी बीरू जिंदा है, बीरू अभी जिंदा है। जय और बीरू की जोड़ी जिंदा भाई। समझ में आ गया? चलिए, तो और भी प्रश्नों पर बात करें। एक बार बताइए, COP30 का जो आयोजन कहां होने वाला है? ब्राजील के अंदर होने वाला। तो हम क्यों बता रहे हैं, क्यों बार बार बता रहे हैं? क्या ये पेपर आने वाला है क्या? हाँ, ये पेपर में आने वाला है, इसलिए तो बार बार बोला जा रहा है। जो सवाल कई बार रिपीट किया जाए, इसका मतलब क्या है भाई? वो दरोगा भर्ती के लिए भी रामबाण है, और होमगार्ड के लिए तो महारामबाण है। तो याद रखिएगा, दोनों बातें क्या भाई, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। COP30 वाला जो पेपर बनेगा उसमें यह सवाल बिल्कुल आने की संभावना रहेगी, क्योंकि ऐसे ही सवाल पेपर में आते रहते हैं, ऐसे ही सवाल में आते रहते हैं। समझ में आया? चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया में जो है भारत के अंदर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सबसे सुरक्षित शहर, हमने बता दिया था आपको। हाँ, क्या था भाई? हाँ, तो इंदौर जो है नहीं, सुरक्षित नहीं, इंदौर क्या था? स्वच्छ शहर। इंदौर स्वच्छ शहर हमने बताया था। हाँ, और हमने आपको बताया सबसे जो खुशहाली में क्या बताया? हाँ, खुशहाली में मुंबई बताया ना, मुंबई बताया ना। समझ में आया? और फिर हमने आपको बता दिया कि जो है मदुरै सबसे गंदा शहर, मदुरै का सबसे गंदा शहर बताया। समझ में आया भाई इतनी बातें? चलिए, तो सवाल देखिए, दिमाग में क्या करना भाई? बैठाते हुए चलना है। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं, ऐसे ही सवाल पेपर में आने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जापान की राजधानी टोक्यो है, भूटान की राजधानी थिम्पू है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, आप ईरान की राजधानी, ईरान का क्या भाई? ईरान का तेहरान, इराक का क्या है? बगदाद है, तंजानिया की राजधानी डोडोमा है, तंजानिया क्या है? डोडोमा है। आप लीबिया की राजधानी बताइए, त्रिपोली। हाँ, लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, तो अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? हाँ, अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। याद रखिएगा, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है। हाँ, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अगर पूछा जाए, हॉकी बता के चलना। क्या बताना भाई? हाँ, इसका संबंध जो है हो जाएगा हॉकी से है। तो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? तो हॉकी से हो जाएगा। बात क्लियर हो गया भाई? चलिए, और भी प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, और भी प्रश्नों पर बात करेंगे। तो याद रखिएगा, हाँ, याद क्या रखना भाई? सवाल जो है याद रखिएगा कि हाँ, संविधान दिवस के रूप में ये कब मनाया जाता है? हाँ, तो 26 नवंबर जो है, हाँ, 26 नवंबर क्या अभी आने वाला भाई? तो संविधान दिवस जो है आने वाले 26 नवंबर को ही हम लोग मनाएंगे भाई। तो अभी जो है हाँ, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और मनाया जाता है। और लेकिन संविधान हत्या दिवस कब था भाई? हाँ, तो संविधान हत्या दिवस जो है हाँ 25 जून को संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस जो है ये कब है? तो 25 जून को मनाया जाता है। और माना यह जाता कि 25 जून 1975
1975 की बात है, यह इंदिरा गांधी के शासन काल की बात है। हाँ, तो समझ में आया भाई उस समय क्या लग गया था भाई भारत के अंदर। हाँ, तो वहां पर जो है वो वाला आप देखिएगा 1975, और इसी में बहुत ज्यादा क्या होता भाई आलोचना भी किया गया। हाँ, जो वर्तमान सरकार उसने कहा कि संविधान जो है 25 जो जून है इसको हम लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि भारत के इतिहास में इसे एक ब्लैक डे, काला दिन के रूप में कहा गया। और कहा यह गया कि गुरुद्वारे के अंदर जो है बहुत सारे सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तो ऐसी बातें कही गई, और जो भी चीजें हों, हालांकि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना है। हम जो है केवल इतना याद रखेंगे कि 25 जून को क्या मनाया जाता है, संविधान हत्या दिवस। बस इतनी बातें समझ में आया। वो क्या परिस्थितियां थी वो हम लोग वहां तो थे नहीं, तो हम लोग ज्यादा उस पर चर्चा ना करके अपने टॉपिक पर रहें कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करेंगे विश्व टीकाकरण दिवस। हम विश्व टीकाकरण दिवस की बात करेंगे, नहीं आप लिखिएगा विश्व टीकाकरण दिवस 5 अक्टूबर को। विश्व टीकाकरण दिवस 5 अक्टूबर को। हाँ, विश्व टीकाकरण दिवस। विश्व टीकाकरण दिवस अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है 5 अक्टूबर को विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है भाई, 5 अक्टूबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आया? तो क्या आप ये बता सकते हैं विश्व डाक दिवस भी बता सकते हैं? नहीं, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। हाँ, विश्व डाक दिवस जो है विश्व, हाँ डाक दिवस याद रखना है, ये मनाया जाता है कब, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। समझ में आ गया भाई? वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में? भारत में। सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस कहां? भारत के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस। बात समझ में आ गया भाई? तो याद रखिएगा विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाता है। वैसे भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? हमने आपको बताया था, हाँ 1972 में। हाँ, अगर पूछा पिन कोड की शुरुआत, पिन कोड की शुरुआत 1972 में। अभी हम हैं सिद्धार्थ नगर नौगढ़ में, और यहाँ का पिन कोड 27/07 है। हाँ, 27/07 है। समझ में आ गया भाई? यहाँ का पिन कोड 27/07 है। तो सबको अपना अपना पिन कोड पता होगा। समझ में आया भाई? तो पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुआ, और याद रहे 1972 में ही विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था भाई? 1972 में आया था ना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। और टाइगर जो है प्रोजेक्ट 1973 का, टाइगर प्रोजेक्ट कब का भाई? 1973 का है। हाथी प्रोजेक्ट 1992 का। समझ में आ गया? तो एक बार यहां लिख देते हैं भाई, एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा भाई। तो आपको जो है बताना है, हाँ पर्यावरण संरक्षण दिवस बताइए। पर्यावरण संरक्षण दिवस, हाँ ये मनाया जाता भाई, ये 19 और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना? चलिए वन संरक्षण अधिनियम बताइएगा। संरक्षण अधिनियम, हाँ वन संरक्षण अधिनियम जो है ये 1980 का है। 1980 का है। हाँ, टाइगर वाला जो है, टाइगर प्रोजेक्ट जो है कब का है? तो 1973 का है। और आप बताइए गैंडा प्रोजेक्ट बताइएगा। हाँ, गैंडा प्रोजेक्ट बताना है तो ये हो जाएगा गैंडा प्रोजेक्ट 1987 का हो जाएगा भाई। हाथी प्रोजेक्ट आप जानते हैं, हाँ हाथी प्रोजेक्ट 1992। और वन्य जीव अगर पूछा जाए तो वन्य जीव संरक्षण, हाँ अधिनियम अगर पूछा जाए तो 1972 का है। 1972 का तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। समझ में आया भाई? तो ये 1972 का हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो ये चीजें हमारे दिमाग में पहले से क्या रहे भाई, फिट रहें, इसमें कोई जो है गलती से भी गलती ना होने पाए। हाँ, तो अब टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है। तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु है। तेंदुआ राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और एशिया में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र आपके, हाँ उत्तर प्रदेश महाराजगंज में। कहा? महाराजगंज में। ये दुनिया ने एशिया में गिद्ध संरक्षण, ठीक है ना? तो ये कहां पर? और अगर हम बात करें मयूर संरक्षण मथुरा में, मयूर संरक्षण पूछा जाए, मथुरा के अंदर मयूर संरक्षण है। समझ में आया भाई? चलिए, तो सबसे ज्यादा ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त में बहुत सारे हाथियों का निधन हो जाता है। ऐसा सबसे ज्यादा घटना कहां होता है?
असम के अंदर होता है कि हाथी जो है दुर्घटना क्या शिकार हो जाती, कहां पर, असम में जो है ऐसा हुआ है। और वहां पर जो है आप देखेंगे कि गजवाहक एक ऐसा यंत्र लगाएगा ट्रेन के अंदर कि अब ट्रेन में जो है पता चल जाएगा कि आगे हाथी है, इसकी सूचना पहले ही पता हो जाएगा और ट्रेन को समय से पहले ही रोक दिया जाएगा। तो ये वाला बात भी कहां, असम में ऐसा हुआ है। धीरे धीरे आप देखेंगे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है और बदलाव की कड़ी बहुत तेजी से चल रही है। तो अभी हाल ही में कि भारतीय, याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत के द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय गीत का 150वां वर्ष के रूप में मनाया गया। हाँ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात करें तो 150 साल क्या हो गए भाई, पूरे हो गए। कितना, 150 साल पूरे हो गए। समझ में आ गया। तो अभी भारत सरकार ने कहा है कि 1 साल तक, क्या 1 वर्ष तक हम लोग क्या करेंगे, इस कार्यक्रम को मनाएंगे 1 साल तक। तो 1 वर्षीय जो है राष्ट्रव्यापी उत्सव शुरू हो चुका है भारत के अंदर। याद रखिएगा 7 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 2026 तक, 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2025 से लेकर 7 नवंबर 2026 तक ये 1 वर्षीय राष्ट्रव्यापी उत्सव है। इसको शुरू किया भाई मोदी जी ने शुरू कर दिया। तो याद रखिएगा जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका 150 साल पूरा हो गया और इसको राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। हाँ, राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। याद रखिएगा वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, जिसको जो है 24 जनवरी 1950 को, क्या 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत के रूप में हमारे संविधान में अपनाया गया था। और उसका जो है कितना पूरा हो गया भाई, उसका 150 साल पूरा हो चुका है। इसीलिए राष्ट्रव्यापी उत्सव के रूप में 1 साल तक मनाया जाएगा। 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक मनाया जाएगा। बात समझ में आया भाई इतनी बातें? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो और भी प्रश्नों पर बात करेंगे। बताइएगा कैंसर जागरूकता, हाँ, कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? कैंसर नहीं, वो तो कैंसर दिवस है, हम कैंसर जागरूकता दिवस की बात कर रहे हैं। 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हाँ, 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो क्या 7 नवंबर 2025 से ही राष्ट्रव्यापी उत्सव शुरू किया गया? 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक राष्ट्रव्यापी उत्सव 150वीं जो है 150 वर्ष पूरा होने के परिणाम स्वरूप हम लोग जो है अब मनाना शुरू करेंगे भाई राष्ट्रव्यापी उत्सव। ये चलेगा। हाँ, राष्ट्रगीत को अपने हृदय में सजोकर हम लोग उसको मनाने का प्रयास करेंगे। तो याद रखें कि 7 नवंबर को कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये वाला बात भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ गई इतनी बातें? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? लिख लीजिएगा, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को, हाँ, विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब है? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आ गया भाई इतनी बातें? रेडियोग्राफी दिवस, वैसे रेडियो का जो है आविष्कार मार्कोनी ने किया था। किसने किया था भाई? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। और याद रखिएगा 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय विधिक दिवस। हम राष्ट्रीय विधिक, लिख लीजिए, नहीं पता आपको तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, याद रखिएगा राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, हाँ, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब है भाई? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रहे, लोगों को जो है कानून के बारे में जागरूक करने के लिए विधिक सेवा दिवस
मनाया जाता है? 9 नवंबर को ऐसा होता है भाई। हमने आपको 11 नवंबर को एजुकेशन जो है डे के रूप में बताया। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमने 11 नवंबर बताया। हमने 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस बता दिया। हम आपको बताने वाले हैं विश्व दयालुता दिवस। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को है। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को है। विश्व दयालुता दिवस, हाँ, विश्व दयालुता दिवस अगर पूछा जाए तो आपको बताते चलना है 13 नवंबर। हर व्यक्ति को दयालु होना चाहिए, सबके अंदर एक ऐसी भावना होना चाहिए, हाँ, जीवों पर दया करो। क्या जीवों पर क्या करना भाई? दया करना है। किसी के हृदय को दुखाने का प्रयास नहीं करना है, चाहे वो शब्द हो या आपके कोई ऐसे कठोर वचन हो जिससे दूसरे के हृदय क्या हो जाए भाई? दूसरे के हृदय को ठेस पहुंचे। इसलिए विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। मैं बाल दिवस पर नहीं बात करने वाला, आपको पता है 14 नवंबर को, 14 नवंबर को बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस, हाँ, विश्व मधुमेह दिवस, हाँ, विश्व मधुमेह दिवस आप, हाँ, डायबिटीज दिवस के रूप में जानते हैं। आप डायबिटीज दिवस के रूप में जानते हैं, बाल दिवस के रूप में जानते हैं। तो यह बात याद रखिएगा कब है, तो यह है भाई आपका 14 नवंबर के दिन है। लेकिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात करें तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस, हाँ, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को भाई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस याद रखना है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये 16 नवंबर के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, बात क्लियर हो गया भाई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो क्या छात्रों के लिए भी कोई दिवस है क्या? हम छात्र हैं तो 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस, 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है भाई। 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। यह 17 नवंबर के दिन ऐसा मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, बात क्लियर हुआ? हाँ, ये 17 नवंबर के दिन ऐसा मनाया जाता है। तो याद रखे, शौचालय तो आपको याद ही होगा, हाँ, शौचालय 19 नवंबर। तो विश्व शौचालय दिवस कब है भाई? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस है। हाँ, विश्व शौचालय दिवस जो है ये मनाया जाता है 19 नवंबर के दिन। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है और ऐसे दिवस जो है मनाए जाने चाहिए। बात क्लियर हो गया भाई। अब विश्व शौचालय दिवस लोगों को जागरूक करना है कि लोटा, बधनी, डिब्बा और बाटल लेके जो है, हाँ, वो लेकर जो है कहीं बैठे ना हो किसी कोने में, ये वाला बात याद रखना है। तो क्या करना भाई? इसको तो याद ही करना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है विश्व शौचालय दिवस। और भारत जो है, भारत, हाँ, सरकार ये प्रयास कर रही है कि लोग जो है, हाँ, क्या करें भाई? शौचालय का प्रयोग करें और बाहर ना जाएं, खुले में शौच ना करें। ये वाला बात याद रखना है। समझ में आया कितनी बातें? हाँ, तो गांव के लोग जो है, गांव में ऐसे लोग जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, उनका मानना है ये शौचालय की क्या जरूरत, अभी हम धरती के ऊपर बैठ रहे हैं तो क्या धरती के अंदर भी चले जाए क्या? धरती के ऊपर टॉयलेट कर रहे थे तो अब धरती के नीचे भी करे क्या? तो कम से कम ये लोगों की क्या रूढ़िवादी विचारधारा है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है भाई, शौचालय का प्रयोग करना है। ये वाला बात याद रखना भाई। चलिए और भी प्रश्नों पर बात करें, और भी प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि 9 नवंबर 2025 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? हाँ, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। उत्तराखंड का क्या भाई? स्थापना दिवस। तो याद रखिएगा उत्तराखंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे यही तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का तो छोटा भाई है ना। उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश का छोटा भाई है भाई। हाँ, तो 9 नवंबर सन 2000 को 13 जिले को काटकर उत्तराखंड बनाने का प्रयास किया गया। तो याद रखिएगा भाई 9 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया? उत्तराखंड बनाने का प्रयास किया गया। 13 जिले काटकर चले गए कहां? उत्तराखंड में चले गए। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अभी हमने आपको ग्रैंड मास्टर बताया 91, 91वां ग्रैंड मास्टर शतरंज अभी हमने आपको बताया। राहुल वीएस, क्या नाम है भाई? राहुल वीएस, जो 91 नंबर के क्या बन गए हैं?
ग्रैंड मास्टर, क्या शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए हाल ही में। क्या नाम है? राहुल वीएस। हाँ, राहुल वीएस नहीं, राहुल टीवीएस नहीं, टीवीएस एजेंसी की बात नहीं कर रहे, राहुल वीएस पर बात कर रहे हैं। तो राहुल वीएस जो है ये जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर 91वां, ये जो है इन्होंने क्या क्या खिताब जीत लिया। और ऐसे लोग जो क्या करते हैं भाई, हाँ अपने जो है टारगेट में लगे होते हैं और हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ लगे होते हैं। हाँ, तो कभी उनके जो लक्ष्य है वो अभेद नहीं होते, वो भेदा जाएगा। बस क्या भाई, थोड़ा सा उसमें हमें समय देने की जरूरत है। क्या समय देने की जरूरत है? समझ में आया? चलिए, तो हर व्यक्ति के जीवन में मनोरंजन बड़ा ही आवश्यक है। मनोरंजन व्यक्ति के जो है अंदर जो बहुत सारे जो है स्ट्रेच होते हैं, कमियां होती हैं, हेडेक हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, उसको दूर करने में मनोरंजन एक बहुत ही अच्छा साधन होता है। तो अभी हम बात करें वैश्विक मीडिया और मनोरंजन की बात करें तो वैश्विक मीडिया मनोरंजन का अभी जो है एक सम्मेलन हुआ है। तो पूछा जाएगा वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजक निवेशक, वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? जब भी वैश्विक मीडिया और मनोरंजन का नाम सुनिएगा तो याद रखिएगा मुंबई। क्या? मुंबई याद रखिएगा। और हर व्यक्ति की चाहत होती है भाई हीरो बनना, और जब हीरो बनने का विचार आता है तो उसके मन में मुंबई की चकाचौंध गलियां दिखाई देती हैं। और फिर वही आता है क्या? चांद के पार चलो। क्या? चांद के पार चलो। तो समझ में आ गया भाई? तो याद रखना मुंबई में ही अभी क्या हुआ है, हाँ मनोरंजक मीडिया मनोरंजक निवेशक सम्मेलन का आयोजन हुआ। मीडिया मनोरंजक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? मुंबई के अंदर किया गया है। समझ में आया? किसके अंदर किया गया भाई? मुंबई के अंदर किया गया। क्या? हाँ, वैश्विक जो है बात करें तो मीडिया मनोरंजक वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? मुंबई के अंदर हुआ है। और जब मनोरंजन की बात आएगी तो याद रखिएगा मुंबई की बात याद रखिएगा। चलिए, अभी हम बात करें सोशल मीडिया। हर व्यक्ति का अपना एक अकाउंट है। भारत में बच्चे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर लगातार रील बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दुनिया का एक ऐसा देश नाम है डेनमार्क। दुनिया का एक ऐसा देश जिस देश का नाम है डेनमार्क, उसने अपने देश के 15 साल के नीचे के बच्चों को क्या किया भाई? बैन कर दिया। 15 साल के नीचे के बच्चे मोबाइल तो चला ही नहीं सकते, और अगर मोबाइल है तो सादा मोबाइल है और उसके ऊपर कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे देश को सलूट किया जाए कि ऐसे देश ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। तो याद रखिएगा डेनमार्क। तो पूछा जाएगा क्या? ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि किस देश ने, सुन लीजिए, बहुत सारे सवाल अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा कि किस देश ने हाल ही में अपने यहां के 15 वर्ष के नीचे के बच्चों को क्या किया भाई? सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। बहुत ही सराहनीय कार्य है और ऐसे कार्य को सराहा जाना चाहिए कि 15 साल के बच्चे अब क्या नहीं चला सकते, वहां फोन ही नहीं चला सकते। और फोन चलाया तो सादा, और सादा में बस इतना ही कि उसमें उनके परिजन का नंबर हो, और बस क्या उसी पर क्या हो गया भाई? बस अर्थात स्टॉप लगा दिया गया है। तो डेनमार्क जो है, ये वाला बात याद रखिएगा। समझ में आया? इंडिया में तो 1.5 GB खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, और 1.5 GB लाने के लिए हाँ घर में जो है तो क्या भाई, घर में देखा जाए गेहूं वाला बोरा कहाँ है, छेद करके उसमें कैसे पन्नी में गेहूं भर के बेचकर 1.5 GB रिचार्ज कराया जाए। रिचार्ज महंगा भी है लेकिन रिचार्ज होगा। बिना रिचार्ज के फोन तो डिब्बा हो गया। फोन क्या हो गया भाई? डिब्बा हो गया। तो रिचार्ज बड़ा ही क्या है? आवश्यक है। ये वाला बात याद रखिएगा। समझ में आ गई इतनी बातें? चलिए और भी प्रश्नों पर बात करें। अभी हाल ही में बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन हुआ है। बाली यात्रा महोत्सव लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। पूछा जाएगा कि बाली यात्रा महोत्सव का आयोजन अभी किस देश में हुआ, या बाली यात्रा महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? उड़ीसा के अंदर बाली यात्रा महोत्सव, याद रखिएगा। हाँ, बाली यात्रा महोत्सव उड़ीसा। तो बाली यात्रा महोत्सव ये कहां होता भाई? उड़ीसा के अंदर। हाँ, उड़ीसा के अंदर याद रखिएगा बाली यात्रा महोत्सव
उड़ीसा के अंदर होता। भाई उड़ीसा में मनाया जाता बाली यात्रा महोत्सव। यहीं पर रथ महोत्सव भगवान जगन्नाथ की याद में, हाँ रथ महोत्सव रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की याद में कहां होता है? उड़ीसा के अंदर होता है। समझ में आया भाई? उड़ीसा के अंदर, याद रखिएगा, भगवान जगन्नाथ की यात्रा में याद में रथ यात्रा का आयोजन उड़ीसा के अंदर होता है। समझ में आया भाई इतनी बातें? यही उड़ीसा है, यहीं पर कटक है, यहीं पर विश्व क्या, यहीं पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, हाँ यहीं पर क्या चावल अनुसंधान संस्थान है। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस यहीं क्या, उनका जन्म हुआ था यहीं पर उड़ीसा में। हाँ उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। हाँ राष्ट्रपिता कहकर क्या किया? संबोधित किया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया। समझ में आ गया भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस, बात समझ में आ गई भाई? और जिनका जन्म कहां हुआ? कटक में हुआ। सुभाष चंद्र बोस जो जर्मनी पर गए और हिटलर से मिलकर उन्होंने क्या किया भाई? हाँ एक अपने वहां जो कैदी हमारे भारतीय बंद थे उनको भारत लाने के लिए जो है, भारत में अंग्रेजों से भिड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किया। कौन? सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। बात समझ में आया? तो ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हुए बताइएगा, अभी हाल ही में डीएनए का ये बड़ा ही चर्चित सवाल है और अभी आपने पढ़ा होगा, एक हफ्ता के पहले आप न्यूज़पेपर और अखबार में पढ़ा होगा कि डीएनए द्विहेलिक्स संरचना के खोजकर्ता का निधन हो गया। और यह बड़ा चर्चित सवाल था, लोगों ने तो अपने फोन में स्टेटस भी लगाया। तो याद रखिएगा, तो यह सवाल आपके पेपर में आने के लिए क्या बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। लिख लीजिएगा, डीएनए द्विहेलिक्स संरचना की खोजकर्ता, डीएनए द्विहेलिक्स संरचना की खोजकर्ता, डीएनए द्विहेलिक्स, हाँ हेलिक्स संरचना, द्विहेलिक्स संरचना की खोजकर्ता, संरचना की खोजकर्ता का हाल ही में क्या हो गया भाई? निधन हो गया। इनका हो गया देहावास, देहांत हो गया। नाम था जेम्स वाटसन। क्या नाम था भाई? जेम्स वाटसन का हाल ही में निधन हो गया। क्या आपने पढ़ा इसको? तो आपने विज्ञान में रट रट के पढ़ा होगा। समझ में आया कि आपने पढ़ा डीएनए संरचना की खोज किसने किया? तो जेम्स वाटसन और क्रिक, यही तो रट रहे थे भाई, जेम्स वाटसन और क्रिक पढ़ रहे थे। तो इनका तो हाल ही में क्या हो गया भाई? हाँ खोजकर्ता जेम्स वाटसन का हो गया भाई, निधन हो गया। तो याद रखना है जेम्स वाटसन का निधन हो गया। ऐसे सवाल तो पेपर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिसे हम लगभग 10-15 साल 20 साल से पढ़ते आ रहे हैं कि रटते आ रहे हैं, ऐसे लोगों का जो है इस धरती से जाना बड़ा ही कष्टदायक होता है। तो इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और कहते हैं हर एक राह में कांटे होंगे, हर एक राह में कांटे होंगे, हर मोड़ पे अंधेरे होंगे। चलना तुझे तब भी होगा जब तेरे पांव में छाले होंगे। तो चलना तुझे तब भी होगा जब तेरे पांव में छाले होंगे। तो ऐसे लोग इतिहास बनाने का काम करते हैं। तो नाम याद रखना है, डीएनए द्विहेलिक्स संरचना के खोजकर्ता जेम्स वाटसन का हाल ही में निधन हो गया। याद रखिएगा इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1962 में। याद रखिएगा इनको क्या मिल गया भाई? नोबेल पुरस्कार मिला था। हाँ नोबेल पुरस्कार मिला था, इसी के लिए तो मिला था। 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डीएनए द्विहेलिक्स संरचना के खोजकर्ता जेम्स वाटसन का निधन हो गया, जिनको नोबेल पुरस्कार 1962 में मिला था। कब मिला था भाई? 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। समझ में आया भाई? भारत और चाइना के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय जेम्स वाटसन को नोबेल पुरस्कार मिल रहा था। तो ऐसा भी हुआ। हाँ, और भारत में आपने देखा कि 3 बार जो है क्या इमरजेंसी लगाई गई। हाँ, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति महोदय ने 3 बार क्या लगा दिया भाई? राष्ट्रीय आपात लगाने का काम किया। 1962 भारत चाइना, 1971 भारत पाकिस्तान और 1975 भारत और
पाकिस्तान। तो 3 बार जो है इमरजेंसी लगा और उसी को कहा गया राष्ट्रीय आपात कहा गया। क्या कहा गया भाई? राष्ट्रीय आपात कहा गया। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात लगते ही अनुच्छेद 19 स्वतः समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कौन से 2 आर्टिकल हमको छोड़कर, हाँ, तो 20 और 21 को छोड़कर अन्य जो है आर्टिकल भी क्या निलंबित किए जाते हैं, लेकिन 19 तो स्वतः समाप्त हो जाता है। समझ में आया? और 20 और 21 को छोड़कर अन्य आर्टिकल निलंबित किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इमरजेंसी को हाँ खत्म करने का पावर भी किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। किसके पास है भाई? राष्ट्रपति के पास है। तो कहा यह जाएगा भाई कि अपनी मेहनत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, अपनी मेहनत के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे तो हम अपना मंच बना लेंगे, हम अपना मंच बना लेंगे। बात समझ में आया भाई? तो ऐसे ही जो है मुद्दों पर चर्चा करते हुए और भी प्रश्नों पर बात करना है। तो ये जो है आप देखेंगे, हाँ, दरोगा भर्ती और होमगार्ड भर्ती के लिए क्या रामबाण होने वाला भाई? क्या ये मैराथन है क्या? तो मैराथन क्लास जो है ये यहां शुरू हो चुका भाई। तो मैराथन जो है यहां पर हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करना है, बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और याद रखना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है कि आपने क्या पढ़ा, बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और एक समय जो है आप क्या हो जाएंगे भाई? सफल हो जाएंगे। तो दुनिया क्या करेगी भाई? दुनिया जो है आपका अनुसरण कर लेगी। जब तक आप सफल नहीं हैं तो लोग आपकी क्या आलोचना करेंगे। हाँ, इसलिए हमारा एक ही टारगेट है क्या? सफल होना। एक ही उद्देश्य है क्या? सफल होना। तो अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो लक्ष्य, लक्ष्य और कुछ भी नहीं। हाँ, और कुछ भी नहीं। बात समझ में आ गया भाई? ये बात तो कमाल हो गया। कमाल हो गया भाई, यहां पर जो है कमाल हो गया। बहुत सही। भाई बहुत सही। ठीक। कमाल हो गया भाई, वाह। ठीक, तो ऐसे ही जो है, हाँ ठीक, चलिए क्लियर हुआ भाई इतनी बातें। तो और भी बातों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ना है। और ऐसे ही सवाल पेपर में जो है आएंगे, उसे क्या धुआं धुआं करने का काम करना है। समझ में आया? तो चलिए और भी सवाल, बहुत ही छोटे मगर मोटे सवाल पर चर्चा करेंगे। और छोटे और मोटे सवाल पर चर्चा करते हुए हम आपसे पूछने का प्रयास करेंगे कि मुजरिस बंदरगाह कहां भाई? मुजरिस बंदरगाह, हाँ, तो प्राचीन काल में एक चर्चित बंदरगाह नाम था मुजरिस। क्या नाम था? मुजरिस बंदरगाह जो है हाँ केरल के अंदर। तो याद रखना है, अगर पूछा जाए मुजरिस बंदरगाह, हाँ, ये आपको कहां पर मिलेगा? केरल के अंदर। हाँ, केरल के अंदर भाई मुजरिस बंदरगाह कहां पूछेगा तो केरल बताइएगा। समझ में आया? चलिए, तो लौंग के लिए अगर हम बात करें, हाँ, लौंग के लिए एक जगह इडुक्की प्रसिद्ध है। इडुक्की, क्या भाई? इडुक्की, हाँ इडुक्की। तो इडुक्की किस जिले में पड़ता है? किस राज्य के अंदर पड़ता है इडुक्की? तो इडुक्की जो है कहां भाई? केरल के अंदर। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए इडुक्की, इडुक्की परियोजना भी पूछ लेगा तो इडुक्की नाम आएगा, केरल बताइएगा। इडुक्की परियोजना या इडुक्की जो है यहां लौंग की खेती होती है। और ये जो है आपको मिलेगा कहां पर? केरल के अंदर मिलेगा। कहां पर? केरल के अंदर मिलेगा। तो काली मिर्च सबसे ज्यादा कहां होता है? तो का से काली मिर्च, का से केरल। याद रखिएगा, काली मिर्च भी कहां मिलेगा भाई? केरल के अंदर। तो महत्वपूर्ण सवाल है भाई। चलिए, तो मसालों की रानी किसे कहते हैं? मसालों की रानी किसे कहते हैं भाई? इलायची को मसालों की रानी कहा जाएगा। हाँ, मसालों की रानी जो है किसे कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा इलायची को कहा जाएगा। इलायची, समझ में आया? चलिए, आप हमें यह बताइएगा कि दुनिया की वह कौन सी बकरी सबसे ज्यादा दूध देती है? विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी का नाम बताने का प्रयास करें। हाँ, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी,
सर्वाधिक दूध देने वाली दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है? दो बातें बताने वाले, ध्यान से सुनिएगा। अगर भारत में पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी, तो जमुना पारी है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा दूध, याद रखिए, साहीवाल तो गाय है, हम बात करने वाले हैं तो क्या नाम है भाई? शालेन। शालेन ये बकरी की ऐसी नस्ल है जो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने का काम करती है। क्या नाम है भाई? शालेन बकरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने का काम करती है, शालेन। भारत के अंदर कौन सी बकरी है? जमुना पारी। भारत के अंदर जमुना पारी। और बकरी के दूध में आयरन सबसे ज्यादा, क्या आयरन की मात्रा क्या होती है भाई? सबसे ज्यादा होती है बकरी के दूध में आयरन की मात्रा। इसीलिए हड्डियां टूटने पर कहा जाता भाई यहां पर तो बकरी का दूध ही आप लगाइए, तब जो है काम आपका बनेगा। अतः गौवा में हथवा फोरवाई के, अब पट्टी बनाई के, ओकरे ऊपर का बकरी वाला दूध ही लगाया जाएगा, तभी समस्या सॉल्व होगी। ये हम लोग जानते भाई, और सिद्धार्थ नगर में हम लोग जानते। हालांकि अब जो है तत्काल डॉक्टर की यहाँ जाके दवाई और ओकर इलाज होई, लेकिन पहले तो ऐसा रहल पहले ऐसा रहल कि हाथ उखड़ब टूटब, ओकरे खातिर का हो भाई? पट्टी बांध के तब बकरी के दूध लगा के ओकरा के का ठीक किया जाए। समझ में आ गई भाई? चलिए, तो थोड़ा सा और भी प्रश्नों पर बात करना है और नए प्रश्नों पर बात करना है। तो महात्मा गांधी भारत जो है दक्षिण अफ्रीका से कब आए? हाँ भाई वाह, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से कई साल बाद, 21 साल रहकर भारत आए थे। क्या बीच में भी आए थे क्या? 1901 में। और ये दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो याद रखना है महात्मा गांधी ये जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893। ये गए थे 1893 में। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किया और बताया जाता है कि 1893 में गए और फिर जो है ये बीच बीच में आते रहते थे। वैसे ये जो है अगर बात करें फाइनली कब आए, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है ये आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत आए। कब आए भाई? 9 जनवरी 1915 को भारत आए। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह कहां किया था? तो याद रखना चंपारण में पहला सफल, भारत में पहला सफल सत्याग्रह। याद रखना है भारत में पहला सफल सत्याग्रह कहां किया? तो ये किया भाई चंपारण के अंदर। चंपारण के अंदर 1917 चंपारण के अंदर पहला सफल सत्याग्रह किया था। समझ में? चंपारण 1917। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो राष्ट्रपिता कहा किसने भाई? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कह दिया भाई? महात्मा गांधी को क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा भाई। सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया था राष्ट्रपिता। और अगर महात्मा किसने कहा? तो महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कह दिया भाई? तो महात्मा कहकर संबोधित किया था। बात समझ में आया? अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ें तो आप ये बताइएगा कि महात्मा गांधी का राम राज्य का जो सिद्धांत है, महात्मा गांधी राम राज्य को कैसे देखते हैं? महात्मा गांधी राम राज्य को अपने दृष्टि से कैसे देखते हैं? तो महात्मा गांधी राम राज्य को सत्य और अहिंसा के माध्यम से देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने राम राज्य को क्या किया भाई? सत्य और अहिंसा को ही क्या बताया? राम राज्य बताया। सत्य और अहिंसा को महात्मा गांधी ने क्या बता दिया? राम राज्य बता दिया।
जब भी अहिंसा की बात आएगी महात्मा गांधी को याद किया जाएगा, युगों युगों तक याद किया जाएगा, क्योंकि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। यह बात गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। यह गांधी जी ने कहा था भाई, अहिंसा स्वयं में क्या है, एक शक्ति है भाई, एक शक्ति है। और यह बात किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी ने कहा था कि जो है अहिंसा अपने आप में एक क्या भाई, एक पावर, एक शक्ति है, इसलिए हर व्यक्ति को क्या, अहिंसा का पालन करना चाहिए। बात समझ में आ गया भाई, ये अहिंसा। और याद रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए कि गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा था, कि देशभक्तों का राजकुमार अगर कोई है सुभाष चंद्र बोस है, तो देशभक्तों का राजकुमार किसे कहा था, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार। तो पूछा जाए कि किसने देशभक्तों का राजकुमार सुभाष चंद्र बोस को कहा, तो याद रखिएगा, तो देशभक्तों का राजकुमार सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और ये किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा था भाई। गांधी जी ने ऐसा कह दिया था कि देशभक्तों का राजकुमार सुभाष चंद्र बोस है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आप तो राष्ट्रपिता हैं, आप क्या भाई, आप तो राष्ट्रपिता हैं। तो ये वाला बात भी आपको याद रखना है। ऐसे ही सवाल आपके पेपर में आएगा। किसने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं भारत का बंटवारा नहीं होगा, अगर भारत का बंटवारा होगा तो मेरे लाश पर होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का बंटवारा जब भी होगा वो मेरे लाश पर होगा, और वह कभी भी बंटवारे के पक्ष में गांधी जी नहीं थे। समझ में आया। और गांधी जी ने कब अपने शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर दिया और कहा मैं केवल लंगोट धारण करूंगा, तो 1921 में महात्मा गांधी ने अपने सारे वस्त्र को त्याग कर महात्मा गांधी ने क्या किया भाई, लंगोट पहन लिया। लंगोट पहन लिया भाई, हाँ समझ में आया। तो महात्मा गांधी जी लंगोट पहन लिया। और याद रखना है, अधिकांश वस्त्रों को त्याग कर, हाँ अधिकांश वस्त्रों को त्याग कर 1921 में महात्मा गांधी ने लंगोट पहन लिया। क्या बता सकते हैं महात्मा गांधी की बकरी का नाम? तो महात्मा गांधी की बकरी का नाम निर्मला है। और निर्मला बकरी को तो महात्मा गांधी ने केवल भारत ही नहीं दक्षिण अफ्रीका टहला दिया, दक्षिण अफ्रीका घुमा दिया बकरी को महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी जी ने स्वयं कहा है कि मैं मदिरा पीला था, मैं कुछ समय तक मैंने मदिरा पिया, मैं चोरी किया, मैं अपनी मां के गहने चुरा लिया और मैं कोठे पर भी चला गया, लेकिन याद रहे मैंने जल्दी ही अपने आप को बदल लिया और मैं उस कुमार्ग से सत्य मार्ग पर चल दिया। और ऐसे ही हर व्यक्ति को जो कुमार्ग पर जा रहा है उसे जल्द ही अपने रास्ते का चयन करके एक सच्चे मार्ग का चयन कर लेना चाहिए, और यह तय समय में होना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, हर व्यक्ति कुछ ऐसा उसके जीवन में ऐसा समय आता है कि वह कुमार्ग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जल्द ही उसे एक अच्छे मार्ग का चयन करना चाहिए। समझ में आया भाई। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दिया था, और महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय त्याग दिया था। क्या किया भाई? त्याग दिया। तो ये वाला बात भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी का पहला जनभाषण कहां था? महात्मा गांधी का पहला जनभाषण बनारस में। महात्मा गांधी का पहला जनभाषण कहां था भाई? तो बनारस के अंदर, वाराणसी के अंदर महात्मा गांधी ने पहला जनभाषण दिया था। वो भी आप जानते हैं, बीएचयू की स्थापना, बीएचयू की स्थापना 1916 याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया और इन्होंने अपना क्या किया भाई? अपना जन भाषण दिया था। क्या गांधी जी ने किसी कानून को ब्लैक कानून कहा? क्या काला कानून कह दिया था? हाँ, रोलेक्ट एक्ट को महात्मा गांधी ने रोलेक्ट एक्ट को क्या कहा? रोलेक्ट एक्ट आया था 1919 में, बिना दलील बिना वकील वाला कानून। और इसी को तो गांधी जी ने क्या कह दिया?
हाँ, इसी को काला कानून कह दिया। किसने? महात्मा गांधी ने इसी को क्या कहा? काला कानून कह दिया था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। क्या बता सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने एक पत्र निकाला था? क्या नाम था उस पत्रिका का? इंडियन ओपिनियन। तो क्या नाम था भाई? इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो है किसने निकाला था भाई? तो महात्मा गांधी जी ने। कहां पर? तो इंडियन ओपिनियन ये पत्रिका जो है दक्षिण अफ्रीका में किसने निकाला था? तो महात्मा गांधी ने। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाला था। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या महात्मा गांधी ने इतना ही काम किया था? नहीं, फिनिक्स फार्म भी बनाया था। तो फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने क्या किया भाई? फिनिक्स फार्म बनाया। क्या बनाया? फिनिक्स फार्म बनाया। तो पूछा जाएगा फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहां? दक्षिण अफ्रीका के अंदर फिनिक्स फार्म की स्थापना किया था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाला। हम केवल ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जहां से सीधा सीधा सवाल ही आ जाए। क्या घुमा फिरा के बात करते हैं गुरुजी? नहीं, गुरुजी केवल पॉइंट पर बात करते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, समझ में आया? डू और डाई का नारा दिया। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पर। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था? हमारे जीवन से तो प्रकाश ही चला गया। यह बात किसने कह दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश ही चला गया, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये नेहरू जी ने कहा था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर जब नाथूराम गोडसे ने क्या किया? महात्मा गांधी को फूल चढ़ाने के बहाने क्या किया भाई? 3 गोली दाग दिया भाई। हाँ, सीने में 3 गोली दाग दिया नाथूराम गोडसे जब ये फूल चढ़ाने गए थे। और गोली रखते ही गांधी जी ने कहा हे राम। क्या कह दिया? हे राम कह दिया। तो हे राम किसने कहा था? हाँ, तो याद रखना है वो डेट क्या था? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या किया? एक बड़ा ही पाप कर दिया। और गांधी जी जैसे व्यक्ति के ऊपर, एक निहत्थे व्यक्ति के ऊपर, एक बूढ़े व्यक्ति के ऊपर जिसके हाथ में फूलों की थाली थी और वह मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना करने गया था, उसके ऊपर 3 गोली दाग दिया। तो नाथूराम गोडसे ने गलत काम किया और महात्मा गांधी की हत्या किया। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस, क्या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझ में आया? 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय, क्या अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जयंती पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। समझ में आए इतनी बातें? तो बताइए किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यह बात किसने कहा था भाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से दिया था। कहां से भाई? सिंगापुर से दिया था। बात समझ में आया? तो ऐसे सवाल जो है पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो सवाल आपके पेपर में आने वाला है। बात क्लियर हो पा रहा भाई? चलिए, तो देश बंधु किसे कहा जाता है? हाँ, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो याद रखना है देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। हाँ, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। दीन बंधु किसे कहा जाता है? दीन बंधु कहा जाता है हाँ CF एंड्रयूज को कहा जाता है। वाह भाई वाह, वाह भाई कमाल हो गया। तो ऐसे ही जो है हाँ सिद्धार्थ नगर में आप देखेंगे GS और GK को धुआं धुआं करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और सवाल आप देखिएगा, कहीं से भी सवाल बनेगा, उत्तर आपको बताना है। तो आपको यह बताना है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, कांग्रेस का 1929 अधिवेशन जहां जो लाहौर में हुआ, इसी में तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। तो पूछा जाएगा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या किया गया था भाई? पारित किया गया था। क्या पारित किया गया था? लेकिन याद रखिएगा, अगर पूछा जाए पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, आपसे पूछा जाए पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, हाँ तो पूर्ण स्वराज दिवस अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी
1930 को मनाया गया पूर्ण स्वराज दिवस। ये भी कहां? रावी नदी के किनारे। क्या? रावी नदी के किनारे लाहौर के अंदर जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। लेकिन प्रस्ताव याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929। तो क्या बता सकते हैं कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी ही नहीं बल्कि इनको और क्या कहा जाता है? इनको सरहदी गांधी कहा जाता है, इनको बादशाह खान भी कहा जाता है, बादशाह खान भी कहा जाता है, इनको बच्चा खान भी कहा जाता है, बच्चा खान भी कहा जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो याद रखना है फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। हाँ याद रखिएगा। और लाल कुर्ती आंदोलन का नेता भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन का नेता। सवाल बता देना भाई, लाल कुर्ती आंदोलन का नेता भी किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, समझ में आया भाई? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। यही वो व्यक्ति हैं जो विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति का नाम आएगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम आएगा। भूलिएगा नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान। सवाल कोई भी हो, चाहे वो सीमांत गांधी, सरहदी गांधी, बच्चा खान, कुछ भी हो आप बताइएगा। तो क्या मलंग बाबा का नाम जानते हैं? क्या मलंग बाबा का नाम जानते हैं? महात्मा गांधी को तो ही मलंग बाबा कहा जाता है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को क्या कहा गया भाई? मलंग बाबा का नाम भी याद रखिएगा। ये तो गांधी जी को कहा जाता है। तो क्या आपको पता है वन मैन बाउंड्री का नाम पता है? वन मैन आर्मी का नाम पता है? ये गांधी जी तो है भाई। वन मैन आर्मी अगर पूछा जाए, वन मैन बाउंड्री अगर पूछा जाए तो गांधी जी को, हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा था भाई? माउंटबेटन ने ऐसा कहा था। तो याद रखिएगा सवाल हो गया भाई। सही है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। भिखारियों का राजा भी गांधी जी को, बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा अर्धनग्न फकीर, भिखारियों का राजा, मलंग बाबा, वन मैन बाउंड्री, ये सब गांधी जी को कहा जाता है। समझ में आया? बातें क्लियर कर पा रहे हैं भाई इतनी बातें? तो आप और भी प्रश्न को बताइएगा कि बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर, कहां? अमृतसर के अंदर हुआ था, पंजाब में अमृतसर। हाँ, दो कांग्रेस के नेता थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। दो कांग्रेस के नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, ये जो है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हीं को आजाद कराने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया था अमृतसर में, जल्ली नामक बगीचे। जल्ली नामक बगीचे में इसका आयोजन किया गया था। और आपने पढ़ा कि बेरहम जनरल ओडायर ने क्या किया भाई? गोली चलाने का आदेश दे दिया भाई जनरल ओडायर, जो एक बेरहम टाइप का व्यक्ति था। और याद रखे गोली चलाया किसने था? आर डायर ने गोली चलाया और आदेश दिया वो डायर। और अंततः आपने देखा कि एक भारी नरसंहार हो गया। क्या हो गया भाई? एक भारी नरसंहार हो गया। समझ में आया? चलिए, तो आप बताइएगा कि गांधी और इरविन समझौता कब हुआ? हाँ, 5 मार्च 1931 को क्या हो गया भाई? गांधी और इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ। समझ में आया भाई? 5 मार्च 1931 को पूछा जाए तो बताइए गांधी इरविन समझौता। गांधी, हाँ, इरविन समझौता अगर पूछा जाए तो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। बताइएगा, हाँ, और भी प्रश्नों पर बात करेंगे। तो बताइएगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? नहीं, गलत हो गया भाई। हाँ, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो यहां पर आप जो है लॉर्ड माउंटबेटन का नाम बताएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम बताएंगे। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय पूछेगा? वाह भाई वाह। तो स्वतंत्र भारत का
पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तब आप बताइएगा। हाँ, यहां पर आप सी राजगोपालाचारी बताइएगा। हाँ, सी राजगोपालाचारी बताइएगा। तो केवल आप हमारे बातों को ध्यान से सुने। हाँ, जो हम लिख रहे हैं तो उसको केवल हम एक सांकेतिक रूप में लिख रहे हैं, बाकी बहुत सारे प्रश्नों को तो हम ऐसे ही, क्या प्रश्नों को दाग दिया जा रहा है और आप प्रश्नों को लेकर बचने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, दिमाग में याद करने का प्रयास करें। तो महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया? 1918 मिल मजदूर आंदोलन। हाँ, 1918 मिल मजदूर आंदोलन में ऐसा हुआ था। समझ में आया भाई? चलिए, तो ककोरी कांड कब हुआ? ये ककोरी कांड कब हुआ भाई? 9 अगस्त 1925 को ककोरी कांड। हाँ, बहुत बढ़िया भाई। तो 9 अगस्त 1925 को क्या हो गया भाई? ककोरी कांड हो गया भाई, ककोरी कांड। ये बात याद रखना है, ककोरी कांड। 8 डाउन सहारनपुर की बात हो रही। 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन का नाम था। 8 डाउन सहारनपुर ट्रेन का नाम था। ककोरी कांड डकैती का जो नायक था वो राम प्रसाद बिस्मिल। अगर पूछा जाए ककोरी का नायक कौन था तो राम प्रसाद बिस्मिल याद रखना है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है, हाँ, इस ककोरी कांड के जननायक थे। ककोरी कांड के जननायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये ककोरी कांड के जननायक के रूप में इनको जाना जाता है। गलती से भी क्या गलती नहीं करना है। तो कायदे आजम का जानते हैं नाम? हाँ, तो मोहम्मद अली जिन्ना। बात समझ में आ गई? कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और ये किसने कहा भाई? ये तो महात्मा गांधी ने कायदे आजम कह दिया था। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कह दिया था। समझ में आया? क्या लौह पुरुष की बात करते हैं? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसने भारत को एक करने का काम किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहां भाई? गुजरात के अंदर है, नर्मदा नदी के किनारे है। आपको पता होगा वहां उसका जो है मूर्ति की ऊंचाई पता होगा कितना भाई? 182 मीटर है, 240 फीट है। राम सुतार जी ने बनाया था। याद रखें, अगर आप दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति देखना चाहते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना चाहते हैं, तो आपको एकता नगर रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। एकता नगर रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। याद रखिए, केवड़िया जिले में पड़ता है। कहां? केवड़िया जिले में पड़ता है। राम सुतार जी ने बनाया था और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात समझ में आ गया भाई? क्लियर हो गया? तो जिसने भारत को एक किया वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए हैं? लंदन में हुए हैं। कहां हुआ भाई? तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। महात्मा गांधी दूसरे में गए थे। याद रखना है, जहाज का नाम था यस राजपूताना। यस राजपूताना जहाज से गए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने भाग लिया, लेकिन कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने केवल दूसरे में भाग लिया था। 1931 में ही भाग लिया था और महात्मा गांधी की उपेक्षा की गई उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और अंततः महात्मा गांधी को भारत आके क्या करना पड़ा भाई? भारत आके उनको इनको यहां वो फिर से एक सत्याग्रह चलाना चाहते थे, लेकिन पहुंचते ही अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया, यरवदा जेल में बंद कर दिया। और महात्मा गांधी को यरवदा जेल में बंद किया। और बाद में आपने देखा कि जब अंबेडकर को आरक्षण जैसी सुविधा मिल गई तो महात्मा गांधी क्या हो गए भाई? नाराज हो गए। और अंततः महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट या समझौता हुआ। पूना पैक्ट या समझौता हुआ। तो ये वाला बात भी आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? चलिए, और भी सवाल पर बात करिएगा। तो आप ये बताइएगा, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी के द्वारा जो है दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? दांडी मार्च का डेट बताइएगा। 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया भाई। दांडी मार्च अगर पूछा जाए तो दांडी मार्च जो है ये शुरू किया गया 12 मार्च 1930 से लेकर ये 6 अप्रैल 1930। कुल कै दिन? कुल 24 दिन। 24 दिन की यह यात्रा थी। इसमें कुल 78 चुने
हुए लोग थे 78, ध्यान रहे केवल 78 लेकर गांधी जी चले थे, लेकिन महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाने वालों की संख्या लाखों में थी। एक रेला चल रहा था, एक मेला चल रहा था गांधी जी के साथ, और यहां तक कि महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार था, नाम था उसका लुई फिशर। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार इनको जो है कवर करने का काम कर रहा था, और गांधी जी की यात्रा वहां ब्रिटेन के अखबारों में छप रही थी, अमेरिका के अखबारों में छप रही थी, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की चर्चा हो रही थी। तो महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार था, नाम क्या था भाई? लुई फिशर नाम था। समझ पा रहे हैं भाई इतनी बातें? तो 24 दिन की यात्रा थी, और महात्मा गांधी ने यात्रा शुरू किया था साबरमती आश्रम से। कहां से भाई? साबरमती आश्रम से शुरू किया था। याद रखना है, यह साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुआ, जो पड़ता है साबरमती नदी के किनारे, गुजरात में पड़ता है। और ये यहां से यात्रा करके गए कहां पर? दांडी नामक जगह पर। यह पड़ता है नवसारी जिला, नवसारी जिला गुजरात के अंदर, नवसारी जिला गुजरात में। याद रखना, महात्मा गांधी ने इतनी यात्रा करने में कुल 24 दिन का समय लिया। याद रखिएगा, ये दूरी 385 किलोमीटर, ये 385 किलोमीटर याद रखना है, और 240 मील और 385 किलोमीटर, दोनों में से जो भी रहेगा, महात्मा गांधी ने ऐसी यात्रा किया, और अंततः यहां दांडी में पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक सत्याग्रह का यहीं से आह्वान कर दिया। और जगह जगह पर नमक की फैक्ट्रियों पर भारतीयों ने क्या किया? धावा बोलने का काम किया। क्या किया भाई? धावा बोलने का काम किया, और नमक की फैक्ट्रियों को लूट लिया गया। ये महात्मा गांधी के द्वारा ऐसा किया गया था। समझ में आ गया भाई इतनी बातें? चलिए, तो असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं। हाँ, कब शुरू हुआ भाई? तो असहयोग आंदोलन यह शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। याद रखना है, यह असहयोग आंदोलन 1922 तक चला। कब तक चला भाई? 1922 तक चला। तो क्या बता सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान गवर्नर जनरल कौन रहा होगा? भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा होगा? असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। बिल्कुल करेक्ट। यहां पर जो है आप देखेंगे कौन था भाई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। याद रखिएगा, हाँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ऐसा हुआ था। याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कांग्रेस की स्थापना 1885। याद रखिएगा, गवर्नर कौन रहा होगा? डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो जो है मतलब गवर्नर का नाम, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां से जोड़कर पूछा जाएगा। आपके पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस में यही तो पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? यह वाला सवाल पेपर में आया था। तो आपने क्या बताया था? लॉर्ड लिनलिथगो। नहीं, यह सवाल पूछा था द्वितीय विश्व युद्ध किसके शासनकाल में? हाँ, तब भी वही था, तब भी लिनलिथगो ही था। भारत छोड़ो आंदोलन में भी लिनलिथगो, क्या नाम था भाई? लॉर्ड लिनलिथगो। बात समझ में आया? चलिए, तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। तो माइकल ओडायर या जनरल ओडायर की हत्या किसने किया भाई? उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मार दिया। लंदन में जाकर गोली मार दिया। आप हमें बताने का प्रयास करें कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? क्योंकि सभी क्या थे भाई? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ, क्योंकि सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। और याद रखिएगा, साइमन कमीशन का गठन हुआ था कब? तो 1927 में आया था। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन आया था। तो क्या साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए ही गोलमेज बुलाया गया था क्या? बिल्कुल करेक्ट है। जो गोलमेज आयोजन हुआ था वो साइमन कमीशन की समीक्षा के लिए हुआ था। और आपने पढ़ा कि 1928 3 फरवरी 1928 को जो गोलमेज सम्मेलन आया, मतलब ये साइमन कमीशन आया था, हाँ, इन्हीं मुद्दों को लेकर बुलाया गया था। क्या? जो गोलमेज सम्मेलन था, इन्हीं सारे मुद्दों पर क्या होना था भाई? चर्चा होना था। समझ में आ गया? तो हम ये कहें कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं उसके। हाँ, तो ये गुलशिता हमारा, इसकी रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल ही तो हैं। समझ में आया? कौन है?
मोहम्मद इकबाल हैं। सारे जहां से अच्छा वाला किसने लिखा भाई? मोहम्मद इकबाल ने लिखा। समझ में आई इतनी बातें? क्लियर हो गया भाई इतनी बातें? चलिए समझ में आ गया। तो अब हम आपसे कुछ ही सवाल पूछेंगे और फिर जो है हमको पता है कि आप बैठे बैठे बोर हो गए। मैं बोलते बोलते बोर नहीं हुआ, ये चीजें चल रही हैं भाई। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपको पता है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने किया था भाई। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था भाई? 1923 में किया था। बात समझ में आ गया भाई? तो इतनी बातें क्लियर हो गया भाई। सब लगातार 2 घंटे होने वाले हैं और हम लोगों ने क्या किया भाई? कंटिन्यू बात किया है। केवल इस पर मुद्दे पर बात की है। किस पे बात किया भाई? मुद्दे पर ही बात किया है। समझ में आया? तो अब जो है आपसे एक सवाल हम आपसे पूछेंगे और जिसका उत्तर आपको क्या कमेंट बॉक्स में देना। कहां देना भाई? कमेंट बॉक्स में आपको देने का प्रयास करना है। समझ में आया? चलिए, तो आपको यह बताना है कि जो यंग इंडिया, एक पुस्तक है यंग इंडिया, महात्मा गांधी ने लिखा है। तो याद रखिएगा यंग इंडिया महात्मा गांधी ने किस तो यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा भाई। तो चलिए भाई, इसका उत्तर ही आ गया। सवाल पूछते ही उत्तर आ गया। और ऐसे ही आपको जो है जब सवाल पूछा जाए तो उत्तर देने का प्रयास आप तत्काल करते रहिएगा। तो हम सवाल थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1919 में ही बात करेंगे। 1919 में पंजाब में हुई क्रूरता के अत्याचार के विरोध में किसने अपने सर की उपाधि सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लौटाने का काम किया था? क्या सर की उपाधि लौटा दिया था? तो अब जो है इसका उत्तर आप हमें बताने का प्रयास करें और फिर जो है आपसे विदा लेते हैं। अगले जो है एपिसोड में फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।